अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज डेट इज़ 9 जून और दिन आपके पास है मंगल का। जनरल साइंस का हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का सबक नंबर 7 तवानाई। और हम इसमें आज पढ़ेंगे कि तवानाई की बचत किस तरह से मुमकिन कर सकते हैं। हम लोग घरों में किस तरह से बिजली हम बचा सकते हैं और स्कूलों में तवानाई की बचत किस तरह से कर सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं बारी बारी। कुदरत ने हमारे मुल्क को काबिल तहदीद और नाकाबिल तहदीद मसाइल से माला माल कर रखा है, मगर जाहिर है कि मादनी ईंधन के वसाइल एक तो महदूद मिकदार में और दूसरा ये कसरत से और हमारी आबादी में इजाफे के बायस जल्द ख़त्म हो जाएंगे। अगर हमें बढ़ती आबादी के दबाव के बावजूद अपनी तहजीब को जिंदा रखना है तो हमें अपने वसाइल को इजाफे और इनकी बाकफालत इस्तेमाल को यकीनी बनाना होगा। एक और बादल जरिया जो ना आलूदगी पैदा करता है और ना ताबकारी का खतरा होता है। ताबकारी हमारे पास कहते हैं रेडियो एक्टिविटी रेडिएशन होती है। ये है कि तवानाई की बचत और इसका किफ़ायत से इस्तेमाल। इससे मुराद तवानाई का ऐसा इस्तेमाल जिसके मुताबिक जिसके बगैर गुजारा ना हो, कम तवानाई सर्फ करके ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया जा सके। तवानाई की बचत के सिलसिले में किसी तरह की फुसलात और आलूदगी पैदा नहीं होती, इसलिए हम दर्ज झेल मामलात की जरूरत पड़ती है। कौन कौन से मामलात हैं? एक है आपके पास तवानाई की अहमियत से आगाही, दूसरा है तवानाई के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से इज्तनाब और अहमियत का एहसास, तीसरा जो सूरज से तवानाई हासिल होती है यानी कि शमसी तवानाई, इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल। अब किस तरह से हम तवानाई की बचत घर में कर सकते हैं, घरेलू इस्तेमाल में बचत तवानाई की। हम अपने घरों में रोशनी, हरारत और दीगर रसायशों के लिए तवानाई इस्तेमाल करते हैं। हमें अपने घरों में तवानाई की बचत के लिए हर मुमकिन तरीका इस्तेमाल करना होगा ताकि तवानाई ज़राअत और सनत के मैदान में पैदा हो सके या दस्तयाब हो सके। कौन कौन से उसूल हैं जिन पर हम अमल करके तवानाई बचा सकते हैं? जब बरकी आलात यानी कि बल्ब, ट्यूबवेल, पंखे, एयर कंडीशनर, हीटर, टीवी वगैरह इस्तेमाल में ना हो तो इनके स्विच ऑफ रखे जाएं। बिजली कम इस्तेमाल करने वाले आलात यानी कि बल्ब के बजाय ट्यूबलाइट या एनर्जी सेवर के इस्तेमाल की आदत डालें। कमरों में हवा के गुजर का एहतमाम हो। दीवारों पर सफ़ेदी कराई जाए ताकि सूरज की रोशनी से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। घर का नक्शा ऐसा हो कि शमसी तवानाई का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और जब बावर्ची खाने में काम ना हो रहा हो तो गैस का वाल्व बंद रखा जाए। तकरीबात और दीगर इज्तिमात में गैर ज़रूरी लाइटिंग से इज्तनाब किया जाए। इसके बाद आपके पास है स्कूलों में तवानाई की बचत किस तरह से की जा सकती है। पेज नंबर 137। डायरी आपकी क्या है? आपने ये जो ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन है तवानाई की बचत किस तरह से कर सकते हैं, ये 3 पॉइंट्स और तवानाई के घरेलू इस्तेमाल में बचत और स्कूलों में तवानाई की बचत किस तरह से की जा सकती है, ये पेज नंबर है 137 पे। ये आप लोगों ने याद करना होगा। स्कूलों में तवानाई की बचत कैसे मुमकिन है? जब बरकी आलात यानी कि ज़ेर इस्तेमाल ना हो तो इनको ऑफ रखा जाए। तमाम बल्ब, पंखे, रेफ्रिजरेटर, हीटर वगैरह को ज़रूरत के वक्त ही चलाए जाए। स्कूल की इमारत का डिज़ाइन ऐसा हो कि शमसी तवानाई का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल मुमकिन हो। इंशाल्लाह क्लास नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जमात महम। दिन है मंगल का, तारीख है आज 9 जून 2020। मजमून आप पढ़े हैं सिविक्स का सबक नंबर 6 हकूक़ फ़राइज़ में आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक क्या है? इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी। आपकी बुक के सफ़ा नंबर 45 पर इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर रियासत वजूद में आई। आज के दौर में रियासत जबर तशद्दुद की अलामत नहीं है, ठीक है। ये एक फलाही रियासत है। फलाही रियासत जन के फ़ायदे के लिए, फलाह के लिए, जिसका बुनियादी मकसद क्या है? अपने शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना, इनकी ज़िंदगियों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाल बनाना। इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले जबकि मगरबी दुनिया ने 1215 के मैग्ना कार्टा के जरिए इंसानी हकूक़ का ऐलान किया। अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों से 10 दिसंबर 1948 को जनरल असम्बली में इंसानी हकूक़ के आलमी मंशूर का ऐलान किया गया। बदकिस्मती से इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ अमली तौर पर नहीं है, ठीक है। यानी कि राइट्स बन गए, आइन में शामिल हो गया, उनके आलमी
पूर्वी दुनिया ने मैग्ना कार्टा के जरिए कब इंसानी हकूक़ का ऐलान किया? ऑप्शन नंबर जी 1215, उसको आप टिक करेंगे। साबिक सदर नेल्सन मंडेला का ताल्लुक किस मुल्क से था? जनूबी अफ्रीका, उस दाल ऑप्शन को टिक करेंगे। रियासत की बुनियादों को खोखला कर देती है, ऑप्शन नंबर अलीफ फ़िरका परस्ती। पाकिस्तान के 1973 के आइन के तहत कौमी असम्बली के उम्मीदवार की उम्र हद कम से कम कितनी है? 25 साल। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इंसानी हकूक़ के आलमी मंशूर का कब ऐलान किया? 10 दिसंबर 1948 को। हकूक़ माशरती ज़िंदगी की वो शराइत है जिनकी अदम मौजूदगी में कोई फ़र्द अपनी शख्सियत की तकमील नहीं कर सकता। हकूक़ की ये तारीफ़ किस मुफ़क्कर ने की? ऑप्शन नंबर बे प्रोफेसर लॉस्की ने। उस्ताद की इज़्ज़त, तालिब इल्म से शफ़क़त, हमसायों का ख्याल, गरीबों की मदद और बड़ों का एहतराम, ये सब कौन से हकूक़ है? इखलाकी हकूक़। दुनिया भर में मज़दूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या काम करती है? ऑप्शन नंबर जी ट्रेड यूनियन। इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी का सबसे बड़ा शिकार क्या है? अभी आपने पढ़ा है, ऑप्शन नंबर दाल मुसलमान। इस्लाम से कबल औरत की हैसियत क्या थी? ऑप्शन नंबर अलिफ इंतहाई कम। बेटा जी आपने ये तमाम MCQs, ठीक है, और जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया आपने इसको याद करना है अच्छे से। यहीं पे आज का हमारा लेक्चर वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जमात नहम, दिन है मंगल का, तारीख है आज 9 जून 2020। लास्ट टॉपिक आपने जो पढ़ा था वो था दरमियानी बचपन, ठीक है, यानी कि मिडिल चाइल्डहुड। वो आपको टॉपिक अच्छे से याद करना है। अब नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हम पढ़े हैं वो है नोबलोगत, यानी कि नोबलोगत में बच्चे की नशोनुमा कैसे होती है। सफ़ा नंबर 150 पे। नोबलोगत का दौर 13 से 18 साल की उम्र तक जारी रहता है। इस दौर की नुमायां खसूसियात जिस्मानी और जिनसी पुख्तगी और वो ज़ाती तब्दीलियाँ हैं जो लड़के और लड़कियों की ज़ात की शनाख्त और जिनसी किरदार के लिए अहम होती हैं, ठीक है। जिस्मानी और ज़ाती नशोनुमा। जिस्मानी नशोनुमा के एतबार से ये दौर शख्सी तब्दीलियों का दौर है। शख्सी यानी कि आपके अंदर आपकी शख्सियत में तब्दीलियाँ आती हैं। लड़कियाँ उम्र 13 साल और लड़के 15 साल में पुख्ता हो जाते हैं, इनके मैच्योर हो जाते हैं। लड़के आमतौर पर नशोनुमा में लड़कियों से 2 साल पीछे रह जाते हैं। नोबलोगत में ज़ाती नशोनुमा नुमायां होती है। लड़कियों की निस्बत लड़कों के जो असलात होते हैं वो ज़्यादा मजबूत और ताकतवर होते हैं। लड़के में 12 से 15 साल जबकि लड़कों में 15 से 16 साल की उम्र के दौरान असलाती वाक़े तेज़ी से नशोनुमा पाती हैं। नोबलोग की जिस्मानी नशोनुमा के मिसाल किसमें होता है? विरासत पे, ज़हानत, नज़ाब और जिस्म की मजमूई सेहत पर होता है। दुबली पतली जिसामत के बच्चों की निस्बत बड़ी जिसामत वाले और मोटे बच्चे जल्द बालिग हो जाते हैं। ज़हनी नशोनुमा। नोबलोगत के दौर में बच्चों के खास रुझानात और रवैये पैदा होते हैं। इनकी ज़हनी नशोनुमा पुख्तगी के मराहिल में होती है। ज़हनी सरगर्मियों में तेज़ी पाई जाती है। तजुर्बात और मालूमात का ज़ख़ीरा बढ़ जाता है। अपने माहौल और इर्द-गिर्द के वसाइल से बच्चा बखूबी आशना हो जाता है और उनको हल करने के लिए भी मदद देता है अपने पेरेंट्स की, या उसमें दिलचस्पी लेता है। स्कीनर के मुताबिक 20 साल में ज़हनी नशोनुमा अरूज पर होती है। माशरती और जज्बाती नशोनुमा। इस दौर में मजहब, समाजी इक़दार, कवानीन और नज़्म-ओ-ज़ब्त के सूरत से मुकम्मल बच्चा आगाह हो जाता है। वो वालिदैन की इज़्ज़त, उस्तादा की इज़्ज़त करना सीख जाता है। वो समाजी और माशरती तरक्की में कामों में भरपूर शिरकत करता है और माशरे के लिए एक मुफीद रुकन बन जाता है। नोबलोग का हल्का इक़बाल बहुत वसीह होता है। वो रिश्तेदारों, हमअसरों, हमसायों और दीगर अफराद से भी दोस्ती करना चाहता है। नोबलोग जो बच्चा होता है वो अक्सर गुस्से, सरकशी, बगावत और तकरार का मुजाहरा भी करता है, लेकिन ये कैफियत वक्ती होती है। जल्दी वो इस कशमकश पर काबू पा लेता है। इस कशमकश की वजूहात क्या होती हैं? यानी कि उसके अंदर जिस्मानी तब्दीलियाँ हो रही होती हैं, माशरती किरदार में तब्दीली हो रही होती है, स्कूल और कॉलेज की कारकर्दगी, ज़हनी दबाव और जेब खर्च के मसाइल होते हैं। बेटा जी यहाँ पे आपका चैप्टर मुकम्मल होता है नशोनुमाई खसूसियात। आपने ये पूरा चैप्टर टॉपिक वाइज अच्छे से याद करना है, ठीक है। और जो इसके नोट्स आपको पहले दिए गए थे आपने उसके अकॉर्डिंग इसका नीट कॉपीज के ऊपर काम करना भी है। आपका यहाँ पे चैप्टर मुकम्मल हो गया। आपने तो मैंने बता दिया कि आपने इसको टॉपिक वाइज याद करना है ताकि आपके जो टेस्ट हैं या जो आपकी फर्स्ट टर्म की एग्जाम्स है उसके लिए आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। इसके साथ ही अब आप इसके जो लास्ट चैप्टर के लास्ट में पेज नंबर 155 पे बेटा जी सफ़ा नंबर 151 पे जो इसके
अहम नुकात आपको दिए गए हैं, ठीक है, आपने वो भी याद करने हैं मुकम्मल, पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 17 तक, ठीक है, आपने ये मुकम्मल याद करने हैं। अभी मैं आपको इसके MCQs करवा देती हूँ, ठीक है, ताकि आप भी इसको भी याद कर लें। सबसे पहला है नशीमा के कितने पहलू हैं? 2, 3, 5, 6। आपने 5 ऑप्शन को टिक करनी है। शीर्षवर्गीय तफोलियत के दौर की क्या उम्र होती है? फर्स्ट आपने जो है उसको अंडर टिक करना है, 1 से 1.5 साल। थर्ड आपके पास है नौज़ायदा बच्चे की कद की औसत लंबाई कितनी होती है? आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, आपने उसको टिक करना है। एक अंदाजे के मुताबिक 2 साल का बच्चा कितने अल्फाज समझ सकता है? आपने ऑप्शन नंबर 4 200 से 300 अल्फाज को टिक करना है। नेक्स्ट है इब्तदाई बचपन के दौर की उम्र क्या होती है? 3 से 5 साल। फर्स्ट ऑप्शन को आपने टिक करना है। इब्तदाई बचपन के दौर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 3 खुद मरकजियत का दौर, आपने उसको टिक करना है। दरमियानी बचपन किस उम्र का दौर है? अभी आपको पढ़ाया था 6 से 12 साल। दरमियानी बचपन में 9 से 12 साल की उम्र के बच्चे कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर बी चुस्त व तवाना। नौबलोगत की उम्र क्या होती है? अभी आपने ये टॉपिक पढ़ा है 13 से 18 साल। नौबलोग का हल्का हिबाब कैसा होता है? फर्स्ट ऑप्शन को आपने टिक करना है, वसी होता है। यहाँ पे बेटा जी आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है। आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और टॉपिक वाइज फुल चैप्टर भी याद करना है। इंशाल्लाह अब आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जमात नहम मज़मून है आप लोगों का इस्लामियात इख्तियारी क्लास। कल हमने 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इसके किए थे। आज हम 9वां और 10वां इसका करेंगे। ये प्रॉपर आपने रिटन कॉपी पे इसको नीच लिखना है। देखें जी, हिजरत से लेकर 8 वर्ष तक फ़राइज़ में जो चीज़ सबसे नुमाया नुमाया नज़र आती है वो क्या है? जो चीज़ नुमाया नज़र आती है वो सिर्फ जहाद है। जहाद के साथ साथ बाकी तमाम फ़राइज़ बतदरीज फ़र्ज हुए। आप सल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल आप सल्लम की सदाकत के बारे में क्या कहता था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हें झूठा नहीं कहता, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि बुतों की बद्दुआ ने तुम्हें दीवाना बना दिया। नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक है ख़त्म नबूवत। ख़त्म नबूवत का पहला सवाल देखें। यसरब के 2 बड़े कबाइल कौन से हैं? यसरब के 2 बड़े कबाइल ओस और खिजरज हैं। ग़ज़वा बदर कब हुआ और कौन फ़तह यानी कि किसको फ़तह नसीब हुई या कौन फातिहा हुआ? ग़ज़वा बदर 2 हिजरी को हुआ और मुसलमानों को अल्लाह ताला की तरफ से फ़तह नसीब हुई। 2 मस्जिदों के नाम लिखे जिनकी तामीर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद मुसलमानों के साथ काम किया। कौन कौन सी 2 मस्जिदें थी जी? एक मस्जिदें थी कुबा और दूसरी मस्जिद नबवी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी का दौर कैसा था? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी का दौर दावत व तबलीग का दौर था। ग़ज़वा बदर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ की? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ बारगाहे इलाही में फैलाकर अर्ज़ की, खुदाया तूने जो मुझसे वादा किया है आज पूरा कर। क्लास 5 क्वेश्चन मैंने आपको ख़त्म नबूवत के करवाए हैं। बहुत अच्छे तरीके से इसको याद करना है, रिटन कॉपीज़ पे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ फिर आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th आर्ट्स ग्रुप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेट इज़ 9 जून, डे इज़ ट्यूसडे, सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिक्स, ठीक है, आर्ट्स मैथमेटिक्स, ठीक है बेटा जी। हम लोग ने क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 हम लोग कर रहे थे। एक्सरसाइज 4.1 का हम एक्सरसाइज 4.1 का जो हमने क्वेश्चन 1 to 4 जो है लास्ट लेक्चर में किया था, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 to 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें आपके पास क्वेश्चन है, इसकी क्वेश्चन में बेटा जी थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, वैल्यूज गलत लिखी हुई है। आपको उन्होंने कहा है कि रेट ऑफ 1 पाउंड इक्वल्स टू, बल्कि आपको उन्होंने कहा है कि रेट ऑफ टी पाकिस्तान बताए ₹2.1 है पर पाउंड, ठीक है। आप कहेंगे कि रेट ऑफ 1 पाउंड इक्वल्स टू
ऑफ 1 पाउंड है ₹2.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा स्टार्ट हो गया। रेट ऑफ 1 पाउंड 2.1 है, तो 1 पाउंड इक्वल्स टू 0.4536 kg गिवन। अच्छा, अब आप लिखेंगे रेट ऑफ 0.4536 kgt है हमारे पास ₹2.1 के। ठीक है, अच्छा, रेट ऑफ 1 kgt इक्वल्स टू ₹2.1 डिवाइड बाय 0.4536। ठीक है, दो वैल्यूज आ जाएगी। अच्छा, अब आपको क्या करना है, ये हो जाएगा ₹4.6296 की। ठीक है, डिवाइड करके अब आप लिखेंगे कि 1 सऊदी रियाल, 1 सऊदी रियाल होता है ₹22.400 के। रेट इन सऊदी रियाल equals to 4.6296 डिवाइड बाय 22.400। डिवाइड के आंसर आ गया प्लीज 0.2067। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में या आंसर में मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको देखें 1 सऊदी रियाल जो 22.40 उसका रेट है, तो सऊदी रियाल हमारे पास रेट सऊदी रियाल हो जाएगा। हमने क्या करना है कि जो हमारी अमाउंट आई है ना, रुपीज रेट आया है, उसको डिवाइड कर देंगे जो करेंसी 1 सऊदी रियाल की। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 0.2067 के इक्वल। ठीक है, बस ये क्वेश्चन था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है। एक कारपेट है जिसकी एक्सपोर्ट प्राइस है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, export price of a carpet। ठीक है, 4000 पाउंड स्टर्लिंग। क्लियर? अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट टाइम एक्सचेंज ऑफ रेट। ठीक है, 1 पाउंड स्टर्लिंग इक्वल्स टू 129.4542 रुपीज के साथ। ठीक है, अच्छा जी, 4000 पाउंड स्टर्लिंग 4000 मल्टीप्लाई बाय रुपीज 129.4542 हो जाएगा ₹517816.8। ठीक है, अच्छा, एक्सचेंज सिंपल कॉन्ट्रैक्ट टाइम के ऊपर मतलब 1 पाउंड स्टर्लिंग जो है वो किसके इक्वल था, जब रेट ऑफ एक्सचेंज आफ्टर सम टाइम क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ रेट आफ्टर सम टाइम एक्सचेंज ऑफ रेट आफ्टर सम टाइम 1 पाउंड स्टर्लिंग इक्वल्स टू ₹129.0599। ठीक है, 4000 पाउंड स्टर्लिंग इक्वल्स टू 4000 मल्टीप्लाई बाय रुपीज 129.0599, तो ₹516239.6। अच्छा, लॉस क्या हुआ, ₹517816.8 माइनस ₹516239.6, दोनों माइनस करेंगे तो लॉस आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या किया हमने, कहा कि कॉन्ट्रैक्ट टाइम जो एक्सचेंज ऑफ रेट था 129.4542। ठीक है, उसके बाद 4000 को जब हमने चेंज किया रेट के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। फिर कुछ टाइम के बाद 1 पाउंड इसके इक्वल हो गया, तो 4000 पाउंड का मतलब हो गया कि आपने 4000 को इससे मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया। लॉस हमें हुआ, ठीक है, 517816 इस अमाउंट में से ये अमाउंट क्या होगी, माइनस होगी, तो लॉस हो गया उसको। ठीक है, खरीदने वाले को।
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है सेम ये कंडीशन है कि 1 सऊदी रियाल इसके इक्वल है, एक साल के बाद रेट ऑफ एक्सचेंज जो है थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है। एक बंदा था, उसकी मंथली इनकम जो थी वो 4370 रियाल थी, अखराजात जो थे उसके वो 3450 रियाल थे, सेविंग जो करता था वो 920 रियाल होगी, ठीक है। आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 7, पहले हमने कहा कि रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, 1 सऊदी रियाल इक्वल्स टू ₹22.400, तो आपको याद होना चाहिए। एक साल के बाद आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद 1 सऊदी रियाल इक्वल्स टू ₹22.3004 रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अच्छा जी, मंथली इनकम हमने कहा कि मतलब गिवन है, मंथली इनकम उस बंदे की है 4370 रियाल, ठीक है। मंथली एक्सपेंसेस 3450 रियाल, ठीक है। मंथली सेविंग, महीने की जो सेविंग है वो 4370 माइनस 3450 रियाल, मतलब सेविंग तो हमें पता चल जाएगा ना कि माइनस करेंगे तो 920 रियाल आती, ठीक है। अच्छा जी, एनुअली सेविंग, साल की सेविंग कितनी हो जाएगी, एनुअली सेविंग 12 मल्टीप्लाई बाय 920 रियाल, ठीक है। माइनस कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसको पढ़ेंगे क्या, 11,040 रियाल, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए ये सारी तो हम लोगों ने उसके अखराजात, उसकी सेविंग, ये सब कुछ एनुअल सेविंग ये हम रियाल्स में लेके आए। अब हम कहते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, रेट ऑफ एक्सचेंज अगर 1 रियाल इसके इक्वल था या 1 रियाल इसके इक्वल था उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। हम कहते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज 1 रियाल अगर इक्वल है ₹22.400, अच्छा 11,040 रियाल मतलब एनुअली जो सेविंग उसकी थी वो इक्वल होगा 11,040 मल्टीप्लाई बाय ₹22.400 आ जाएगा ₹247,296, ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा कि रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट ऑफ एक्सचेंज आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद जो कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, 1 रियाल इक्वल्स टू ₹22.3004, 11,040 रियाल इसके अकॉर्डिंग कितने हो जाएंगे, ₹22.3004 को आप मल्टीप्लाई कर दे 11,040 के साथ आ जाएगा 246196.416, ठीक है। अच्छा, साल का जो लॉस, ये साल की कंडीशन थी, ईयरली लॉस उसको होगा, ठीक है, 24 रुपीस के साथ 247296 माइनस ₹246196.416, आंसर आ जाएगा ₹1099.58, ठीक है। अच्छा जी, ये हमें साल का लॉस की डिमांड थी और हमने साल के लॉस की डिमांड जो है बता दी कि साल में इसको इतना लॉस हुआ, क्लियर। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, मतलब इसी क्वेश्चन में रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर मंथ, मंथ के लिए हम बताएंगे कि क्या सूरत हाल थी साल, एक साल से पहले और एक साल के बाद, ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ एक्सचेंज आप लिखेंगे फॉर मंथ, मंथ के लिए आप लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हम कहेंगे कि हमारा सिंपल 1 रियाल इक्वल्स ₹22.400, अच्छा 920 रियाल 920 मल्टीप्लाई बाय ₹22.400 आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई करेंगे 2 रुपीस 20608, अच्छा फिर हम कहेंगे कि 1 रियाल इक्वल होता है ₹22.3004,
920 रियाल इक्वल्स ये आ गया। अच्छा जी, हमने 1 रियाल इसके अकॉर्डिंग 1 रियाल इसके और 920 रियाल जो है मंथली जो हमारे पास था 920 रियाल हो गया। अब हमने बताना है कि मंथली लॉस कितना होगा। मंथली लॉस ₹20608 माइनस ₹20516.368 ये हो गया ₹91.632। ठीक है, या तो आप इसे लिख सकते हैं ₹92 अप्रोक्सीमेट। क्लियर, ये हमारा हो गया मंथली लॉस। क्लियर, ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपके पास ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास ये है, वो आपसे कह रहे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, नोट्स में देखें, हमने कहा कि रेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 1 सऊदी रियाल इक्वल है ₹22.400 के। ठीक है, अच्छा जी, टाइम ऑफ डिलीवरी रेट मतलब डिलीवरी के टाइम रेट जो था 22.0827 था। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कार्ड जो है 15,000 रियाल थी। अच्छा, अब कॉन्ट्रैक्ट टाइम जो है 1 रियाल था 22.400। अच्छा, 15,000 रियाल का मतलब हो गया 22.400 को 15,000 से आपने मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। आप 3 महीने के बाद जो 1 रियाल का रेट था वो ₹22.0827 था। क्लियर, फिर उसके अकॉर्डिंग 15,000 रियाल भी आप लोगों ने मतलब कैलकुलेट कर लिए, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए थे। 2 रिजल्ट्स आ गए। अब आप देखो आपके पास लॉस आ गया जब कॉन्ट्रैक्ट टाइम रेट चल रहा था और जब आपने डिलीवरी टाइम रेट 3 मंथ्स के बाद था। तो दोनों अमाउंट्स को आपने माइनस किया तो आपके पास रिजल्ट आ गया 4759.5। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल आपके पास है कि सऊदी रियाल जो आपके पास है, टीटी रेट आपको गिवन है, टीसी रेट आपको गिवन है। ठीक है, आप क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में? क्वेश्चन नंबर 9 में आप कहेंगे कि 1 सऊदी रियाल इक्वल्स टू ₹22.3। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 1 सऊदी रियाल ₹22.3449 बाय टीटी रेट। ठीक है, अच्छा जी, 1 सऊदी रियाल इक्वल्स टू ₹22.2146 बाय, अच्छा जी, और कहते हैं कि टीटी रेट इज द बेस्ट। ठीक है, बाय टीटी रेट will be applicable and best। ठीक है, तो 1 सऊदी रियाल इक्वल्स टू ₹22.3449। ठीक है, तो 450 सऊदी रियाल 450 सऊदी रियाल equals to 450 multiplied by ₹22.3449। रिजल्ट आ जाएगा रुपीज, जिसे आप लिख सकते हैं ₹1000, बल्कि आपका बनेगा 10,055। फिर अच्छा बेटा जी, आज का जो लेक्चर है 9th डेट का वो यहाँ पे एंड होता है। इंशाल्लाह 10 जून को दोबारा मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।